हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यदि आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जहां पे आपको कई स्तरों पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो भी समस्याएं आपके सम्मुख आती हैं उस समस्याओं से लड़ करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है और ये आप उस समस्याओं से लड़ करके आप आगे तभी बढ़ पाओगे जब आपके एटीट्यूड में एक जिद्दी का जो एटीट्यूड रहेगा। क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए केवल ये नहीं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। यहाँ पे टैलेंट जो अगर आपका टैलेंट कम है लेकिन आपके अंदर टैलेंट कम है, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, यानी आप कभी टॉपर्स नहीं रहे हैं, आपके सेकेंड डिवीज़न रहे हैं इंटर हाई स्कूल ग्रेजुएशन में, तब भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके परसेंटेज बहुत ज़्यादा हैं, कि आपके 80% है 90% है तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। आप अगर प्रत्येक वर्ष के टॉपर्स को देखें तो उसमें बहुत से ऐसे टॉपर्स हैं जिनके जो परसेंटेज हैं हाई स्कूल इंटर में बहुत तो ऐसे टॉपर्स हैं जो सेकेंड डिवीज़न पास हैं और बहुत ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं है, जैसे 60%, 70%, ऐसे 65% उनके मार्क्स हैं। तो अगर हम टॉपर्स का कई वर्षों के टॉपर्स का एनालिसिस करें तो उससे एक पॉइंट तो क्लियर होता है कि अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने हर हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में आप टॉपर्स ही हों तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर एक एटीट्यूड जो अभी हमने जिद्दी वाला एटीट्यूड है कि नहीं मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है और इसके पीछे का एक मोटिव है और वो मोटिव बार बार आपको पुश कर रहा है कि नहीं इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तब भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। यानी एक एवरेज स्टूडेंट भी इस यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है अगर उसके अंदर एक एटीट्यूड है जिद्दी का एटीट्यूड है। नहीं आप कोई भी जिद्दी का एटीट्यूड मीन्स अगर आपके सामने कोई भी समस्या आ रही है, जैसे आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो बट वो कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर नहीं हो रहा है, तो बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जब वो एनसीईआरटी की बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पढ़ने के बाद फिर वो छोड़ देते हैं, फिर उसको कई दिन तक उस एनसीईआरटी की बुक को टच नहीं करते क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। जब समझ में नहीं आता तो उनका उसमें मन नहीं बन पाता। देखिए स्टार्टिंग में जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ना रीड करते हो जरूरी नहीं कि वो आपको समझ में आए। कोई भी सोर्स एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक या करंट अफेयर्स आप पढ़ना स्टार्ट करो, जरूरी नहीं कि वो आपको स्टार्टिंग में तुरंत समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपके अंदर एक जिद है कि नहीं मुझे इस टॉपिक को समझ के रहना है, इस टॉपिक को मुझे समझ के रहना है, तो कई रिसोर्सेज आपके को मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। यानी जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जब भी आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो वहाँ पे आपको ये जो एक जिद्दी वाला जो एटीट्यूड होता है, जो आपका एक जिद होता है कि नहीं मुझे इसको समझ के रहना है, मुझे इसको समझ के रहना, चाहे पूरा दिन लग जाए क्यों ना, चाहे पूरे दिन लग जाए, एक दिन लग जाए, चाहे 2 दिन लग जाए, नहीं मुझे इसको समझ के रहना है, मुझे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रहना है। जब आपके अंदर ये जिद आ जाएगा तो फिर आप जो 90% यूपीएससी एस्पिरेंट्स है इस स्तरों पर वो प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग में तो जो प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो उनके अंदर बहुत ही जोश होता है, ऐसा लगता है कि वो एक साल में यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब सोर्स को यूटिलाइज करते हैं, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो 1, 2, 3 महीने पढ़ने के बाद फिर उसको पढ़ना छोड़ देते हैं और तैयारी भी छोड़ देते हैं। फिर इधर क्लास नोट्स के पीछे भागते हैं, प्रिंटेड नोट्स के पीछे भागते हैं, जिसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जिनका एक सॉलिड रीज़न है, एक ठोस कारण है कि नहीं मुझे इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना है, तो वो किसी भी चाहे जो भी दिक्कत आ रही है पढ़ते समय उनके अंदर एक जिद है, नहीं मुझे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इसको मुझे समझ के रहना है, चाहे कितना भी कोई जटिल टॉपिक क्यों ना हो। क्योंकि जो सोर्स आप यूटिलाइज करते हैं बहुत से ऐसे टॉपिक जो सिंपल होते हैं और बहुत से ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे आपके अंदर जो जिद होती है वही वहाँ पे आपके काम आती है। तो आप कितना भी जटिल टॉपिक क्यों ना हो, कितना भी डिफिकल्ट टॉपिक क्यों ना हो, अगर आपके अंदर जिद है तो आप उसको समझ सकते हैं और समझ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और सेकंड, ये तो पढ़ने की बात है कि पढ़ते समय जब कोई सोर्स आप पढ़ते हो उस समय जो आपके सम्मुख समस्या आती है तो आप जो पीछे जो 90% यूपीएससी एस्पिरेंट्स है वो पीछे भाग जाते हैं। उसके बाद वो क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स की तलाश में ज़्यादा कोचिंग के पीछे भटकते रहते हैं। दूसरा, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, एक तो पढ़ने की बात हो गई। अब दूसरा है कि जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं बन पा रहा है, आपसे टेस्ट सीरीज में आपके नंबर कम आ रहे हैं।
तो बहुत से ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जब उनके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आते हैं तो फिर वो उनको लगता है कि अब ये यूपीएससी का एग्ज़ाम उनके बस का नहीं है। लेकिन आपको मैं एक पॉइंट बता दूं कि बहुत से ऐसे टॉपर्स हैं जिनके टेस्ट में स्टार्टिंग में बहुत ही कम नंबर आए, 25-25 नंबर आए, 30-30 नंबर आए स्टार्टिंग में उनके टेस्ट सीरीज में प्रीलिम्स एग्जाम में। लेकिन आफ्टर डैट भी उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। कैसे क्लियर किया है? वो जिद ही जो उनके अंदर यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने का था, वो एटीट्यूड ही जो उनके अंदर इस यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना था, उस एटीट्यूड के थ्रू आउट ही वो इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर पाए। कौन सा एटीट्यूड? जो जिद्दी वाला एटीट्यूड होता है। क्यों? उनको ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि नंबर कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। वो अगर नंबर कम आ रहा है तो वो क्या करते, वो उस कारण को ढूंढते नंबर कम क्यों आ रहा है, क्यों कम नंबर आ रहा है, क्यों नंबर कम आ रहा है, क्या रीज़न है, उस रीज़न को ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब आप उस रीज़न को ढूंढने का प्रयास करोगे तो रीज़न आपको मिल जाएगा कि इस कारण से आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो उस पर आप काम करोगे तो धीरे धीरे आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आता जाएगा। यानी अगर आपके प्रीलिम्स में अगर आपके जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहे तो यहाँ पे जो आपके सम्मुख समस्याएं आ रही है, तो 90% यूपीएससी एस्पिरेंट्स यहाँ से इस पॉइंट को छोड़ करके भाग जाते हैं, कम बैक कर लेते हैं। लेकिन जो 10% यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो 10% में ज़्यादा बता रहा हूँ, उसमें से भी कम मान चलिए 4 to 5% जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक जिद होता है कि नहीं, टेस्ट सीरीज में नंबर भले ही कम आ रहे हैं, मैं उस पॉइंट को ढूंढूंगा कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं, उस पर मैं काम करूँगा, नंबर कम क्यों आ रहे हैं। यानी उनके अंदर जो जिद होता है, वही जिद उनको आगे लेकर जाता है और धीरे धीरे फिर उनके टेस्ट सीरीज में उनके नंबर्स कम, जो टेस्ट सीरीज में उनके नंबर पहले कम आ रहे थे, फिर धीरे धीरे टेस्ट सीरीज में उनके नंबर बढ़ने लगते हैं। यानी कभी कोई भी काम आप शुरू में करने जा रहे हो, जरूर नहीं कि आप स्टार्टिंग में सब आपका अच्छा ही हो, स्टार्टिंग में आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हो, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में आपको समय देना पड़ता है, प्रीलिम्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में इस प्रकार की समस्याएं आपके सम्मुख आएंगी। लेकिन आपके अंदर जो एक जिद है, वो जिद ही आपको इन समस्याओं से लड़ने की आपको हिम्मत देगा, आपके इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ाएगा और फिर आप आगे बढ़ पाओगे। तो बहुत से ऐसे टॉपर्स हैं जिनके प्रीलिम्स एग्जाम में, टेस्ट में, मेंस एग्जाम में, टेस्ट में बहुत कम नंबर आए। प्रीलिम्स में 25 नंबर, 30 नंबर उनके टेस्ट में आए, 20 नंबर तक टेस्ट में आए प्रीलिम्स एग्जाम में। लेकिन आफ्टर डैट भी उन्होंने इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया और अच्छी रैंक भी लाई। मेंस एग्जाम में उनके 250 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 65% नंबर आए। आफ्टर डैट भी उन्होंने इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है। तो वो जो जिद है, वो जिद ही आपको आगे ले जाएगा। और 90% यूपीएससी एस्पिरेंट्स क्या होते हैं, जब उनके इस प्रकार की समस्याएं आती है तो वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो पढ़ाई को छोड़ करके भागते हैं। आप ही बताइए, आप से अगर आप छोड़ करके आप भाग रहे हो, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपके समूह ऐसी समस्याएं आ रही है, आप छोड़ करके भाग रहे हो, तो क्या उससे इसका हल मिलेगा? क्या उससे इसका सोल्यूशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सोल्यूशन तब इसका मिलेगा, आपके टेस्ट में नंबर अच्छे तब आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तभी सॉल्व होंगे जब आप उस पॉइंट को ढूंढने का प्रयास करोगे कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं, उस पर काम करोगे। वो एक जो चीज़ है, नहीं आपको एक चीज़ पालना पड़ेगा, नहीं मुझे टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर लाने, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके रहना, मुझे टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आने, मुझे टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर लाने कितने भी कम आ रहे हैं, बार जब भी कम आए आपको तब भी ये पॉइंट दिमाग में रखिए, नहीं मुझे टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर लाने, मेरा टेस्ट सीरीज में नंबर नेक्स्ट टाइम अच्छा आएगा। तो जब आपके अंदर ये एटीट्यूड रहेगा, बार आपके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन आपने एक एटीट्यूड पाल के रखा, नहीं मुझे इसमें अच्छा नंबर ला के रहना है, तो जब ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा ना, तो फिर आप उस पॉइंट पे काम करना शुरू कर दोगे कि जिस कारण से आपके नंबर नहीं आ रहे। जब आप उस पॉइंट पे काम करना शुरू कर दोगे किस कारण से आपके नंबर नहीं आ रहे, तो ऑटोमेटिक जो है आप उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाओगे और फिर उस पर काम करोगे, फिर इंप्रूवमेंट होगा आपके पढ़ने के तरीके में, जो सोर्स यूज करो उस सोर्स को यूटिलाइज करने के तरीके में इंप्रूवमेंट होगा और धीरे धीरे फिर आपके टेस्ट सीरीज में नंबर बढ़ने लगेंगे। तो इस प्रकार की समस्याओं से लड़ करके आगे बढ़ने की जो आपको हिम्मत देगा, वो आपका जो जिद होगा, ठीक है। और कैसे कई स्तरों पर, जैसे कभी कभी क्या होता है, आर्थिक रूप से कभी कभी आपको कुछ बहुत से बच्चे होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो उनको आर्थिक रूप से समस्याएं आने लगती हैं, आर्थिक रूप से समस्याएं उनको आने लगती हैं। तो आप देख सकते हैं, इसका भी अगर आप देखें तो कई वर्षों के ऐसे टॉपर्स आप पाएंगे जिनके सम्मुख आर्थिक समस्याएं आई हैं, बहुत बड़ी बड़ी आर्थिक समस्याएं आई हैं, लेकिन आफ्टर डैट भी उन्होंने इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है। आर्थिक समस्याएं आने के बाद भी कैसे उन्होंने इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है, वो जिद, जो उनके अंदर एक जिद था कि नहीं मुझे इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना है, जो उनके अंदर एक जिद का एटीट्यूड था, जिद्दी वाला जो एटीट्यूड था, इस कारण से वो इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर पाए। यानी अगर आपके अंदर जिद है इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने का, तो आर्थिक स्तर पर भी अगर आपके सम्मुख समस्याएं आ रही है, आर्थिक स्तर पर
सामाजिक स्तर पर जो आपको आपके सम्मुख समस्याएं आ रही हैं उन सभी से लड़ करके, उन सभी को फेस करके आप आगे बढ़ पाओगे। आपका जो ये जिद है, आपको अंदर आपका जो जिद होता है, आपका जो जिद्दी वाला एटीट्यूड होता है, ये आपके इंटरनल मोटिवेशन को बढ़ाता है, आपकी आंतरिक ताकत को बढ़ाता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको लड़ने की हिम्मत देता है। आपके किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं उनसे लड़ करके आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। आपको पता है कि यूपीएससी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, यहीं से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। और ये बताइए, जब किसी एस्पिरेंट्स की, किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट की पर्सनालिटी तब तक डेवलप नहीं हो सकती, तब तक विकसित नहीं हो सकती जब तक उसके सम्मुख समस्याएं ना आए, प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब तक आपके सम्मुख प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तब तक आपकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। वो समस्या जो आपके सम्मुख समस्याएं आती है स्टडी करते समय, पढ़ाई करते समय, वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स ही आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाती है, आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाती है, आपको एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करती है। यानी बिना आपके सम्मुख समस्याएं आए, यानी अगर आपकी सम्मुख समस्याएं नहीं आती हैं तो आपकी पर्सनालिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। जो स्ट्रगल्स प्रॉब्लम्स आपके सम्मुख आती हैं वही आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाती हैं और आप यूपीएससी एग्जाम के लायक बन पाते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर सिलेक्शन आपका इस यूपीएससी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको जो पोस्ट मिलती है, आईएएस के रूप में आप काम करो, आईपीएस के रूप में काम करो, आईआरएस के रूप में काम करो, वहाँ पे प्रत्येक दिन आपको आपके समझ प्रत्येक दिन कुछ न कुछ समस्याएं आएंगी और आपको उन समस्याओं को सॉल्व करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो अपनी तैयारी के दौरान जो सभी समस्याओं को आपके अंदर सॉल्व करने का जो एटीट्यूड है, जो आपके अंदर एक सभी प्रकार की प्रॉब्लम समस्याओं को सॉल्व करने का जो आपने एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करके रखा है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, अपनी तैयारी के दौरान, वही आपको आफ्टर डेट सिलेक्शन के बाद आपको काम आने वाला है। यानी सिलेक्शन के बाद भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आप एक बेहतर तरीके से अपनी सर्विस कर पाओगे। आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।